हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको एंडोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में बताया था। तो अगर ब्रॉड हेडिंग देखोगे आप तो हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो अर्थ हम देखते हैं, जो अर्थ का सरफेस हम देखते हैं, उसमें अलग अलग फॉर्म चेंज होते हैं। कभी जो पहाड़ सबसे ऊंचे हुआ करते थे वो आज छोटे हो गए हैं, कुछ पहाड़ कभी हुआ ही नहीं करते थे, आज वो पहाड़ हो गए। तो ये जो चेंज आता है, उस चेंज के पीछे क्या कारण है? पिछले वीडियो में एंडोजेनिक प्रोसेसेस समझाई थी कि हाँ, अर्थ के अंदर से कुछ फोर्सेस, कुछ एनर्जीज जनरेट होती हैं, वो अर्थ को शेप देती है, अर्थ को फॉर्म देती है। जैसे डायस्ट्रॉफिज्म में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स, फिर उसके अलावा जैसे ओरोजेनिक, एपेरोजेनिक प्रोसेसेस, ये सारी चीजें पढ़ी। फिर वॉल्केनिज्म भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोजेनिक प्रोसेस के फॉर्मेट में। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के बारे में। यहां तक कहानी समझ में आई? देखो, सीधी सी बात है, पूरे चैप्टर को आप 2 मिनट में भी समराइज कर सकते हो। कैसे? बड़े टॉपिक को सबको एक साथ एक लाइन में जोड़ दो। तो अभी जो हमने पिछले 3-4 वीडियोस में पढ़ा उसको मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, मोटा माटी ये सारी चीजें हैं। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो चेंज आता है, ठीक है, जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है तो उसमें एंडोजेनिक एनर्जी काम करती है, एंडोजेनिक प्रोसेस काम करती है, साथ ही साथ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस भी काम करती है। अब वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस क्या है, कौन कौन सी है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ना, तो इसमें एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो हम एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है वो समझते हैं और फिर आगे सब्सिक्वेंटली वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इन सारी चीजों को समझते चलेंगे। क्लियर हुआ? चलो देखो क्या है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, ठीक है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है, एक्सोजेनिक, जेनेसिस मतलब वही बर्थ, और एक्सो मतलब क्या है? बाहर से। एक्सो एक वो भी आता है बर्तन साफ करने वाला, ठीक है, उस एक्सो की बात नहीं की जा रही यहां पे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस मतलब वो सारी प्रोसेस जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहर से काम कर रही है, ठीक है। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बता सकता है कोई? देखो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला। एटमॉस्फेयर में सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सनलाइट। सनलाइट से ही सारी दूसरी एनर्जी जनरेट होती है, पता है? सनलाइट से विंड जनरेट होती है। अब बोलोगे ये कौन सी बात होगी सर? जी हां, सनलाइट क्या करता है? हाई प्रेशर लो प्रेशर डेवलप करवाता है और हाई प्रेशर लो प्रेशर के हिसाब से फिर विंड चलती है। तो अगर आप देखोगे ना, एटमॉस्फेयर में अगर कोई सोर्स ऑफ एनर्जी है सबसे इंपॉर्टेंट, तो होती है सनलाइट। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे वही बात की जा रही है कि एटमॉस्फेयर में जो प्रोसेसेस काम कर रही है, जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस है, तो दोज एक्सोजेनिक फोर्सेस derive their energy from atmosphere determined by the ultimate energy from the sun, ठीक है, determined by the ultimate energy from the sun. You should note this point, क्या कि the ultimate source of energy on the earth is sun. ये चीज तो आपको मानना होगी। सन से, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं, सन से बायोलॉजी में बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं, सन से फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमेना जुड़े हुए हैं। सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे वही बताया गया है कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में जो एनर्जीज काम करती हैं, ठीक है, तो दे डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो द ग्रेडियंट्स क्रिएटेड बाय टेक्टोनिक फैक्टर। अब आप देखोगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह ये सारी चीजें तो एंडोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट हो गई, ठीक है। एक्सोजेनिक में हम क्या पढ़ते हैं? जो सरफेस के ऊपर प्रोसेस काम कर रही है। तो यहां पे ये सर टेक्टोनिक प्लेट कहां से आ गई, टेक्टोनिक फैक्टर कहां से आ गया? देखो जरा समझो, क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करी, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करी, क्या बोल सकते हैं, एक तरह से कन्वर्ज हुई। वो कन्वर्ज होने के बाद में यहां पे क्या हो गया? माउंटेन्स बन गए, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस एंडोजेनिक प्रोसेस थी अभी तक की। लेकिन अब क्या हुआ है? अब ये टेक्टोनिक फैक्टर्स के कारण ग्रेडियंट जो बना है, ठीक है, टेक्टोनिक फैक्टर के कारण ग्रेडियंट जो बना है, अब इस ग्रेडियंट पे एक फोर्स काम करेगी, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी कैसे काम करेगी समझना। एक चीज बहुत अच्छे से मैंने पहले भी बताई आपको कि आप कुछ भी सामान, जैसे मान लो एक रॉक डेब्री है, ठीक है, एक बोल्डर है रॉक का, वो यहां से आग स्लिप होगा, तो अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो हो सकता है वो रॉक बोल्डर ऐसा उड़ रहा होता हवा में, ठीक है, स्पेस का काम होता है। लेकिन क्या है कि उस ग्रेडियंट के साथ में जब ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अभी समझाऊंगा, ग्रेविटी काम करती है, उस बोल्डर को क्या करती है, वो उस स्लोप के साथ साथ नीचे जमीन पे बांधे रखती है। अगर है समझ में? तो यही चीज है यहां पे कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में एक तो क्या है, जितनी भी एनर्जी एटमॉस्फेयर में है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सन, वो तो रहेगी, साथ ही साथ में जो ग्रेडियंट टेक्टोनिक फैक्टर के कारण बना,
एंडोजेनिक प्रोसेस ने काम करके माउंटेन बना दिए। अब जो ग्रेडियंट बना है माउंटेन पे, जो स्लोप बना है, वो क्या होगा, एक तरह का एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट होगा। ठीक है, और स्लोप के कारण क्या देखेंगे हम कि स्लोप के कारण जैसे ग्रेविटेशनल पुल उस पे काम कर रहा होगा स्लोप पे। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, वाटर भी जो है, तो वाटर इरोजनल फैक्टर हो जाएगा, अभी आगे समझाऊंगा, वेदरिंग इरोजन सारी चीजें। लेकिन वो वाटर ऐसा ही क्यों बहेगा, क्योंकि ग्रेडियंट ऐसा मिल रहा है, स्लोप ऐसा मिल रहा है। आए ना समझ में? तो ये कुछ प्रोसेसेस होती है जो एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट बनती है। पहली चीज तो जो भी एनर्जी है एटमॉस्फेयर में जो सन से डिराइव हो रही, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस का पार्ट बनती है। और साथ ही साथ में जो ग्रेडियंट क्रिएट किया है किसने, टेक्टोनिक फैक्टर्स ने, वो सारी चीजें साथ में मिलकर क्या करती है, एक्सोजेनिक प्रोसेस का काम करती है। ठीक है, अब उसमें जैसे क्या है, एक एक चीज जानते चलना। फोर्स की अगर हम बात करते हो तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। ये समझ में आ गया ना आपको, ये वाला स्टेटमेंट। अब जैसे अगर हम देखते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस में अब ग्रेडियंट तो हो गया, लेकिन वो ग्रेडियंट इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ नो यूज। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो जो टेक्टोनिक फैक्टर के कारण स्लोप बना है, ग्रेडियंट बना है, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक प्रोसेस का एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को कह सकते हैं प्रॉपर तरीके से अगर काम करना है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ मैटर इन डाउन स्लोप डायरेक्शन। जो डाउन स्लोप डायरेक्शन रहेगा वहां पे अगर कोई भी मैटर लुढ़क के बह के जा रहा है तो वो इसलिए जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी काम करी है, ग्रेविटी होल्ड करके रखी हुई जमीन पे उस मैटर को। ठीक है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, एक तो मेंटल स्ट्रेस रहता है बहुत सारा, दूसरा स्ट्रेस क्या होता है जियोग्राफी का। तो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, किसी भी यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो स्ट्रेस कहलाता है। तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है कि स्ट्रेस क्रिएट करता है। ठीक है, इंड्यूस, अब जो स्ट्रेस होता है ना, तो स्ट्रेस इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन ड्यू टू पुलिंग एंड पुशिंग। अब किसी भी जगह पे अगर मान लो क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो फोर्स या तो पुलिंग के कारण हो रहा होगा। पुलिंग के कारण कैसा हो रहा होगा कि मान लो कुछ एनर्जीज खींच रही है किसी चीज को। पुशिंग के कारण हो रहा होगा जब कुछ एनर्जीज दबा रही है किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया को। ठीक है, किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर से उनके ऊपर जब क्या करता है, स्ट्रेस काम करता है। वो पुलिंग पुशिंग किसी भी तरीके से कर सकता है। ठीक है, इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक्स एंड अदर मटेरियल्स। कहानी अभी आपको ऐसा लग रहा हो फैल गई है बहुत ज्यादा। ठीक है, जरा समराइज करते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होती हैं तो अल्टीमेटली क्या करती है, बाहर से जो काम करती है प्रोसेसेस, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस हो जाती है अर्थ सरफेस के ऊपर। तो एक तो क्या हो जाता है, एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में है, जो किससे डिराइव होती है, एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर डिराइव्ड फ्रॉम द सन, अल्टीमेटली डिराइव्ड फ्रॉम द सन। दूसरी चीज क्या हो जाती है, ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स। ये हो गया। फिर अगली चीज क्या, वो जो टेक्टोनिक फैक्टर्स ने टेक्टोनिक फैक्टर्स के चलते ग्रेडियंट बना है ना, उस पर जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, चीजें डाउनस्लोप डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। तो चीजों के मूवमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है स्ट्रेस डेवलप करता है, स्ट्रेस पुलिंग पुशिंग के कारण डेवलप होता है। और स्ट्रेस जो है, ठीक है, तो स्ट्रेस से क्या होता है, इट इज दिस स्ट्रेस दैट ब्रेक्स रॉक एंड अदर मटेरियल्स। और स्ट्रेस जब डेवलप होता है ना, तो मॉलिक्यूल्स, अभी जैसे हाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी बताता हूं आपको। ठीक है, जब स्ट्रेस डेवलप होता है, मान लो क्या ये चीज, इसके ऊपर अगर स्ट्रेस डेवलप किया जाएगा, टूट जाएगा, टूट ना जाएगा, ठीक है, तो टूट जाएगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि रॉक्स जो रहती है, ठीक है, माउंटेन है कोई, अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस से क्या हो रहा है कि वो माउंटेन टूट जा रहा है। ठीक है, वही देखते हैं ना हम कि चेंज क्या हो रहा है अर्थ के ऊपर, वो चेंज क्यों हो रहा है वही देख रहे हैं। तो आपने एंडोजेनिक प्रोसेस देखा, एक्सोजेनिक प्रोसेस में जब इस तरह से स्ट्रेस काम करेगा तो भी क्या होगा, बदलाव आएगा। ठीक है, तो भी बदलाव आएगा। अब आगे अगर जैसे देखें तो बिसाइड्स ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्टेड टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। एक ग्रेविटेशनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, तो किसी भी चीज पे ग्रेविटी अपना काम कर रही होती है, तो रखे रखे भी चीजें क्या हो जाती है, जैसे आप कोई मिट्टी है तो सनलाइट वगैरह वो सारे फैक्टर को आप कांस्टेंट रख दो भी 2 मिनट के लिए। ग्रेविटी जब किसी चीज को नीचे से पुल कर रही है कंटिन्यूसली, तो उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके चलते क्या होगा, टूट फूट होगी, वो बताया हमने आपको। तो यहां पे वही बताया कि बिसाइड ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ मटेरियल बिकम सब्जेक्ट टू मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। आपने मिनरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, कि मॉलिक्यूल से मिनरल्स बने, मिनरल्स से रॉक बनी, इस तरह से आपने सारी चीज समझी थी। ठीक, तो यहां पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्ट्रेस डेवलप होता है एक। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है एक तरह का, वो एक्सोजेनिक आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में क्या होता है, अभी स्ट्रेस में सारे एक साथ पढ़ा दे रहा हूं आपको। एक मॉलिक्यूलर स्ट्रेस भी काम करता है, जो क्या करता है, अर्थ के जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक्स हैं, उनको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उनमें उनके फॉर्म में चेंज लाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टेट दैट मे बी कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स अमंग विच टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टलाइजेशन एंड मेल्टिंग आर
मोस्ट कॉमन, ठीक है। तो अब वो जो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस है किसी भी चीज के, किसी भी मान लो एक रॉक है, रॉक के अगर मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं तो वो अपने आप नहीं टूट जाएंगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ फैक्टर काम कर ही रहा होगा। तो जैसे टेम्परेचर हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जो क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप करते हैं। और मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के चलते मान लो एक मिट्टी थी, एक रॉक थी, बड़े अच्छे से आराम से अपनी रखी हुई थी, अब उस पर क्या हो रहा है, उस पर जैसे देखोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर के कारण क्या होता है। अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, डेजर्ट एरिया में सैंड क्यों होती है, सोचो। देखो डेजर्ट एरिया में सैंड होने का सीधा सा कारण यह है कि वहां की जो रॉक थी उसको प्रेसिपिटेशन मिल नहीं पा रहा, तो मॉइस्चर वैसे ही पूरा खत्म हो गया, पानी पूरा इवोपरेट हो गया। और ऊपर से क्या होता है, गर्मी बहुत ज्यादा मिलती है। गर्मी बहुत ज्यादा मिलती है ना, तो वो मॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप होता है कि रॉक जो टाइनी सैंड पार्टिकल्स में क्या हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। क्योंकि गर्मी क्या कर देती है, वो पूरे मॉलिक्यूल्स को आपस में तुड़वा देती है, क्योंकि उनको होल्ड करने के लिए मॉइस्चर बचता नहीं है, तो रॉक्स जो है वो सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वही चीज यहां पे आपको जैसे देखने को मिलेगी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रेस ऐसे ही डेवलप होता है टेम्परेचर के कारण, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग के कारण, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आप देखोगे तो बाहरी रूप से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के काम करने से क्या हो रहा है, फॉर्म में चेंज आ रहा है अर्थ के, रॉक्स के, अर्थ मटेरियल के। क्लियर हुआ। तो केमिकल प्रोसेस नॉर्मली लीड्स टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्रेन्स, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटेरियल्स, ठीक है। एक स्ट्रेस केमिकल प्रोसेसेस के चलते भी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, जैसे अब बारिश हो गई तो बारिश हो जाने से क्या होता है कि कुछ रॉक्स अगर मिल पानी के साथ में डिसॉल्व हो जाती, बह के निकल जाती, लाइम वगैरह जैसे जो रहता है, ठीक है। तो वो भी फॉर्म चेंज हो गया कि एक मिट्टी थी, अब क्या होता है, केमिकल चेंज हुआ कि पानी आया, तो पानी के आने से क्या होता है कि वो केमिकल प्रोसेसेस के चलते, जैसे वाटर मिल गया, H2O मिल गया, तो उससे क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाती मिट्टी, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू लूजनिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्रेन्स, डिसॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटेरियल्स। कभी कभी क्या है, मटेरियल्स को पानी मिल जाने से टाइट हो जाती है, जैसे सीमेंट है तो वो क्या पाउडर रहेगी, लेकिन पानी मिल जाने से वो सीमेंट बन जाती है। तो बहुत मतलब ऐसा एग्जांपल दे दिया मैंने आपको। सीमेंटिंग मटेरियल्स मतलब कभी कभी मटेरियल्स सॉलिडिफाई भी हो जाते हैं ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी एक्सोजेनिक प्रोसेस में। आप ध्यान रखोगे अब क्या क्या हो गया एक्सोजेनिक प्रोसेस में, हमने देख लिया ग्रेविटेशनल फोर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मॉलिक्यूलर फोर्स इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। साथ ही साथ में केमिकल प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 10 बेसिक रीजन दैट लीड्स टू वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस इन द बॉडी ऑफ अर्थ मटेरियल, ठीक है। तो एक पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि एक्सोजेनिक प्रोसेस में, अगर एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण जितने भी चेंज आते हैं, वेदरिंग, मास मूवमेंट होता है। अभी आपको ये सारी चीजें पढ़ना है, वेदरिंग एक टॉपिक पढ़ोगे आप, मास मूवमेंट एक टॉपिक पढ़ोगे, इरोजन एक टॉपिक पढ़ोगे, इरोजन के साथ में डिपोजिशन भी एक टॉपिक पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जब पढ़ोगे तो एक चीज समझ लो, यहां पे फाउंडेशन आपकी बन गई है कि इन सारे जो सारे चेंजेस होते हैं, ये सारी जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, इन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में स्ट्रेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस कहां से होता है, मॉलिक्यूलर हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस हो सकता है, केमिकल प्रोसेसेस के कारण जो चेंज आता है वो भी एक तरह का स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो मोटा माटी, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस दो चीज ध्यान रख लोगे तो भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहेगी इतनी कि एंडोजेनिक प्रोसेस, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होती है बाहरी रूप से काम करती है, उसमें क्या क्या हो जाएगा। देखो मैं सारी चीजें बार बार रिवाइज करते चल रहा हूं, क्योंकि एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, यहीं पे कंप्लीट करके जाना, ठीक है। तो यहां पे जितनी भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस काम कर रही है, जिसमें कह सकते हैं वो सारी एनर्जी विच इज डिराइविंग इट्स बेस फ्रॉम दी अल्टीमेट एनर्जी ऑफ सन, ठीक है। फिर जो ग्रेडियंट्स टेक्टोनिक फैक्टर्स के कारण बने, उनके कारण से जो भी मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर, ठीक है, विच इज बीइंग सप्लीमेंटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर कहें कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे अलग अलग तरह के जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आपको देखने को मिलेंगे, जियोमॉर्फिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें दो और इंपॉर्टेंट एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की, तो उसमें क्या हो जाता है, एजेंट्स रहेंगे जियोमॉर्फिक एजेंट्स, वो है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्सोजेनिक वे में काम करते हैं, वो हमें समझना है। टेम्परेचर आपको बताइए, प्रेसिपिटेशन भी आपको बताइए, ठीक है। टेम्परेचर मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप देखोगे तो सोलर इंसुलेशन के कारण क्या होता है, एक बड़ा चेंज आता है किसमें, अर्थ सरफेस में। अर्थ सरफेस को छोड़ो, आप अर्थ की पूरे लाइफ फॉर्म में, ठीक है, मतलब अर्थ में कहां क्या चीजें हो रही है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर और रेनफॉल पे। तो अभी जब आगे आप पढ़ोगे सॉइल फॉर्मेशन वगैरह वाले टॉपिक, तो उसमें भी आप ये सारी चीजें पढ़ने वाले हो कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दो ऐसी चीजें हैं ना जो बहुत कुछ इंफ्लुएंस करती है। हम अभी क्या देख रहे हैं, हम अभी इनिशियल लेवल पे चैप्टर के, तो हम यही देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेसेस होती है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एंडोजेनिक में आपको बता चुका हूं, एक्सोजेनिक में आप ध्यान रखो कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह ये सारी चीजें रहती है, उसे ये साथ साथ में प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर, ये दो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की कहानी सुनते हैं
इनसे जुड़ी हुई और चीजों को देखते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ पे इनसे जुड़ी हुई चीजें बताऊंगा मैं आपको, मतलब जैसे डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स वगैरह में कैसे टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन चीजों को इन्फ्लुएंस करते हैं वो बताऊंगा। उसके पहले एक कंसेप्ट है, ये समझ लो। देखो, तो ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर कवर्ड अंडर द जनरल टर्म डिनोडिशन, ठीक है। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जब काम करती है ना, तो वो किसी भी प्रकार से अगर मान लो कोई बदलाव ला रही है अर्थ के ऊपर, तो उस बदलाव को हम एक जनरल टर्म के अंडर में कवर कर लेते हैं, वो है डिनोडिशन। डिनोडिशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड डिन्यूड मींस टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, डिन्यूड कर देना, ठीक है, डिन्यूड कर देना। डिनोडिशन ये शब्द आपने सुनोगे, मतलब क्या होता है कि एक सरफेस है उसको स्ट्रिप ऑफ कर दे रहे हो, अगर टूट रहा है वो वहां से खत्म हो रहा है तो वो डिनोडिशन का काम रहता है, ठीक है, या फिर हम उसे इन जनरल डिनोडिशन कह लेते हैं। तो एक चीज ध्यान रखो, देखो एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या हो रहा था, आप देखोगे तो एंडोजेनिक प्रोसेस में बिल्डअप हो रही थी चीजें, ठीक है। बिल्डअप कैसे हो रही थी कि एंडोजेनिक प्रोसेस में आप देखोगे पहाड़ बन गए, वोल्केनो से क्या होता है लावा निकला तो उससे सॉइल बन गई, ये सारा सब कुछ हो रहा था। एक्सोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है? अधिकतर डिसइंटीग्रेशन होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या करती है, तोड़ने मोड़ने का काम करती है, डिसइंटीग्रेशन होता है। तो जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उस डिसइंटीग्रेशन को एक जनरल टर्म डिनोडिशन के अंडर कवर करते हैं। और डिनोडिशन का मतलब क्या होता है? डिन्यूड का मतलब होता है टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर, हटा देना किसी चीज को, ठीक है। तो यहां पे जब आप क्या कर रहे हो, एक्सोजेनिक फोर्स, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें क्या करती है, अगर बदलाव ला रही है, मान लो एक जगह से मिट्टी बहा के दूसरी जगह ले गया प्रेसिपिटेशन के कारण बारिश, तो वो डिनोडिशन ही तो हुआ है ना, ठीक। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग, मास वेस्टिंग और मास मूवमेंट, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन डिनोडिशन। तो डिनोडिशन वर्ड जो एक ब्रॉड टर्म, एक जनरल टर्म है जिसके अंदर ये सारी प्रोसेसेस आ जाती है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आप अभी आगे पढ़ोगे एक एक करके टॉपिक। हो सकता है कुछ लोगों को यहां पे चीजें समझ ना आ रहा हो कि सर पता नहीं क्या क्या टूट रहा है, बन रहा है, हमारे सब ऊपर से जा रहा है। पेशेंस रखो थोड़ा, जब आप आगे ये सारी प्रोसेसेस को एक एक करके पढ़ोगे ना, चीजें और क्लियर हो जाएगी। ये चार्ट समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। डिनोडेशनल प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं आया तो डिनोडेशनल प्रोसेसेस समझ में आया। डिनोडेशनल प्रोसेसेस मतलब क्या है कि जो वियरिंग ऑफ हो रहा है, ठीक है, अनकवरिंग हो रही है सरफेस की, क्यों? क्योंकि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस काम कर रही है, सच एज टेम्परेचर, रेनफॉल, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, ये सारी चीजें बाहर से काम कर रही है, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, जमीन का जो हिस्सा है, सरफेस का जो हिस्सा है, टूट रहा है, मूट रहा है, वो डिनोडेशनल प्रोसेसेस हो गई, ठीक है। अब डिनोडेशनल प्रोसेसेस में भी जैसे ये सारी चीजें हैं, वेदरिंग होती है, डिनोडेशनल प्रोसेसेस में मास मूवमेंट होता है, डिनोडेशनल प्रोसेसेस में इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन और डिपोजिशन होता है। तो ये प्रोसेसेस होती है। डिनोडेशनल मतलब क्या है, टूटना फूटना, और टूटना फूटना भी तीन तरीकों से हो रहा है, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ठीक है, इरोजन एंड डिपोजिशन, या फिर इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कौन एक्सेलरेट कर रहा है, इस प्रोसेस को एनर्जी कहां से मिल रही है वो समझो, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स या फिर एनर्जी क्या होता है, वेदरिंग का होता है ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शंस, ठीक है। आप बोलोगे सर हाँ ये तीनों भी पढ़ा हमने, समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना कि वेदरिंग मतलब क्या है कि वेदर के कारण, क्लाइमेट के कारण जब टूट फूट हो जाती है ना, किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो सेडिमेंटेशन होता है, जो सेडिमेंट्री प्रोसेस पढ़ी थी आपने, सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ी थी, तो उसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में हमने देखा था ना, क्या होता है कि चीजें जो है वेदरिंग के कारण सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वेदरिंग मतलब क्या है कि जब सनलाइट, जब विंड, जब कह सकते हैं ठंड, जब बारिश, गर्मी, ये सारी वेदर्स किसी भी एक सरफेस के ऊपर काम करते हैं तो वो जो डिसइंटीग्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है, ठीक है, वो वेदरिंग होता है, ठीक है। वेदरिंग में क्या हो रहा है, डिनोडेशनल प्रोसेस हो गई, टूट गया, फूट गया सब कुछ अर्थ सरफेस, ठीक है। अब ये हो क्यों रहा है, ये वेदरिंग क्यों होती है, उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? तो जो अभी हमने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल स्ट्रेस डेवलप होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस डेवलप होता है, केमिकल एक्शंस होती है, पानी, ये सारी चीजों के कारण क्या होता है, वेदरिंग होती है किसी भी चीज की, वियर एंड टियर आता है, ठीक है। फिर दूसरा डिनोडेशनल प्रोसेस क्या है, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट में पता है, मास मूवमेंट में जरूरी नहीं, जब आप मास मूवमेंट पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। मास मूवमेंट मतलब कि एक साथ अर्थ के सरफेस पे जब चीजें इधर से उधर हो जाती है, जैसे लैंडस्लाइड आती है, तो लैंडस्लाइड में क्या है कि बड़ा सा एक पहाड़ था, वो पूरा एक साथ नीचे खिसक गया। कभी जो पहाड़ दिख रहा था, एक साल आप गर्मी में छुट्टियों में घूमने गए थे, आप किसी हिल स्टेशन में, वहां पहाड़ दिख रहा था, बारिश में लैंडस्लाइड आई, वो पहाड़ गायब, ठीक है। तो मास मूवमेंट क्या होता है, मास मूवमेंट के पीछे जो मेन फोर्स होता है, ठीक है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो एनर्जी होती है, जो मास मूवमेंट करवाती है, जिससे आपको चेंज देखने को मिलेगा सरफेस पे, वो ड्राइविंग फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इरोजनल और ट्रांसपोर्टेशनल डिनोडेशनल प्रोसेस जो होती है, तो डिनोडेशनल प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी काम करती है। ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, देखो मैं आपको चीजें यहां पे सिर्फ टच कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़ोगे पूरा अच्छे से आगे, तब अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। तो काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी जो एक तरह से क्या होता है, विंड की काइनेटिक एनर्जी, जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, उस कारण से क्या होता है, ये डिनोडिशनल प्रोसेस काम करती है, जैसे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में अब क्या हो रहा है, मान लो कि पानी बह के जा रहा है, तो पानी सिर्फ बह के नहीं जाता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, पहाड़ों से टकराता है, पहाड़ों को भी तोड़ता है। क्लियर हुआ? तो ये सारे डिनोडिशनल प्रोसेस होते हैं, उनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होता है ये समझ में आया। और ये सारे ड्राइविंग फोर्स जैसे आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब मैं आपको जो यहां पे बता रहा था, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, जो दो इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट्स होते हैं दैट कंट्रोल्स वेरियस प्रोसेसेस। तो अब यहां पे आप जैसे देखोगे टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जो है, तो दोनों ही क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का पार्ट है। और उससे क्या होता है, किस तरह से वो अलग अलग प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। तो जो अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स have variations in thermal gradients created by latitudinal, seasonal, land and water spread on the surface of earth। ये पॉइंट समझो, इंपॉर्टेंट है। जैसे अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी है कि इक्वेटर पे अमाउंट ऑफ सनलाइट जो रहेगी ज्यादा रहेगी, कम रहेगी, क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, इक्वेटर पे अमाउंट ऑफ सनलाइट ज्यादा है, तो उसके दूर जैसे जैसे जाते जाओगे वहां सनलाइट कम होती चली जाएगी, पोल्स पे कम हो जाएगी। उस सनलाइट के हिसाब से क्या होगा, ये लैटिट्यूडनल फैक्टर बता रहा हूं मैं आपको, उस सनलाइट के हिसाब से यहाँ का वेजिटेशन, ठीक है, उस सनलाइट के हिसाब से यहाँ पे कह सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, सारी चीजें इंफ्लुएंस होगी। ठीक है, तो जो डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स होते हैं वहां पे वेरिएशन देखने को मिलेगी आपको, सीजन्स में वेरिएशन देखने को मिलेगी। इक्वेटर पे गर्मी गर्मी रहेगी, पोल पे गर्मियों में भी सर्दी रहेगी। ठीक है, तो उस तरह से बहुत सारे बदलाव आते हैं। वाटर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, पोल्स पे बारिश उतनी नहीं होगी, इक्वेटर पे बारिश ज्यादा होगी। ये सारी चीजें होती हैं जब ये सारे वेरिएशंस होते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में, तो देयरफॉर एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। ठीक है, टेम्परेचर से जैसे मैंने बताया आपको क्या होता है, सनलाइट से इंफ्लुएंस होता है, कहां हाई प्रेशर बनेगा, कहां लो प्रेशर, कहां से कितनी विंड चलना है। कनेक्ट कर पा रहे हो ना? देखो मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं, 11th में पढ़ रहे हो तो आपको 9th के कंसेप्ट ध्यान है थोड़ा सा, हाई प्रेशर लो प्रेशर वाले। तो वो विंड्स जो चलेगी वो इंफ्लुएंस होती है किससे, टेम्परेचर से। क्लाइमेटिक रीजन्स जो है वो इंफ्लुएंस होते हैं, लैटिट्यूड, सीजनल, इन सारी चीजों से। तो सबका आपस में क्या है, एक मिला जुला आपको संगम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे वही बताया गया है कि जब अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन से कंट्री का पार्ट अलग अलग है, तो वहां पे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी अलग अलग होगी। समझ में आया? ये जो पूरी डिबेट समझाई मैंने, इसे समझाने के पीछे आर्ग्यूमेंट क्या देना था आपको कि एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो होती है तो वो अलग अलग रीजन में वेरी करेगी। वेरी करने के पीछे जो उसके फैक्टर्स है, जैसे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वो वेरी करेंगे। वो जब वेरी करेंगे तो वो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होने वाली, जो एजेंट्स वेरी करेंगे तो प्रोसेस भी वेरी करेगी। ठीक है, तो वही चीज रहती है यहां पे। ठीक है, फर्दर ड्यू टू डिफरेंसेस इन विंड वेलोसिटीज एंड डायरेक्शंस, अमाउंट एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, इट्स इंटेंसिटी, द रिलेशन बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड इवापोरेशन, डेली, अब ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको एक्सोजेनिक ही लगेगी। डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर, कितनी टेम्परेचर दिन भर में एक जगह सफर करती है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग फ्रीक्वेंसी, डेप्थ ऑफ फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन, ठंड कितनी रहती है, क्या, द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस वेरी विद इन एनी क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, तो वर्ल्ड में अगर क्रक्स निकाले, वर्ल्ड में क्लाइमेटिक रीजन्स वेरी करते हैं, वो क्लाइमेटिक रीजन्स जब वेरी करेंगे तो वहां पे ये सारे फैक्टर्स भी वेरी करेंगे, विंड वेलोसिटी, अमाउंट एंड काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये सब कुछ। और जब ये सारी चीजें वेरी करेगी तो अल्टीमेटली वहां की जो एक्सोजेनिक फोर्सेस वहां पे जो काम करने वाली वो वेरी करेगी। ठीक है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस को समझाने का एक बेसिक क्रक्स था। ठीक है, फिर से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं स्किप हो रही चीजें, तो मैं आपको एक बार समझाता हूं। देखो क्या है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहर काम कर रही है। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर बाहर काम कर रही है, तो वो सारी प्रोसेसेस जो होती है उन प्रोसेस में आपको क्या देखने को मिलता है, अलग अलग तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है, उसके चलते एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो भी है तो वो अलग अलग कैटेगरी में आप क्लासीफाई कर सकते हो। वेदरिंग हो गया एक, ठीक है, वेदरिंग के बाद में जैसे आप देखोगे मास मूवमेंट भी एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण ही होता है, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और इनके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स रहता है वो भी अलग अलग रहता है। सारे ड्राइविंग फोर्स में से जैसे आपको मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया, एक बेसिक आइडिया, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के बारे में बता दिया, केमिकल चेंज इससे जो होता है आपको फॉर्म चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक, ये सारी बातें रहती है। और क्या रहता है कि कंट्री, वर्ल्ड में जो अलग अलग जगह है, अलग अलग लैटिट्यूड से, अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन है, वहां पे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां पे टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक क्या है, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक क्या है, कैसे वेरी करता है वो समझा देता हूं। तो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक से उनका क्या तात्पर्य है, द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड्स सच एस्पेक्ट ऑफ रॉक सच एज फोल्ड, फॉल्ट्स, ओरिएंटेशन एंड इंक्लिनेशन ऑफ बेड्स, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, बेडिंग प्लेन्स, हार्डनेस और सॉफ्टनेस और कंस्टिट्यूएंट मिनरल्स,
केमिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, दी परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी। ठीक है, ये चीज मैं समझा रहा हूं। देखो आपने देख लिया कि हाँ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस सर वेरी करेगी क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो वेरी करेगी किसके हिसाब से कि कहां पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है, ये सारी चीजें। उसी के साथ साथ जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक के हिसाब से भी वेरी करती है। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक है वो स्ट्रक्चर ऑफ रॉक क्या होता है, तो इसमें जैसे स्ट्रक्चर ऑफ रॉक बताया गया कि स्ट्रक्चर से आपका क्या तात्पर्य, स्ट्रक्चर मतलब क्या रॉक बड़ी है छोटी है, ये स्ट्रक्चर से मतलब ये कि वहां पे फोल्ड्स हैं या फॉल्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है, वो जो रॉक है वहां उस रॉक में एक तरह से देखें कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, उस रॉक में जॉइंट्स हैं या नहीं है, उस हिसाब से जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो काम करेगी। जैसे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एजेंट क्या होता है, मान लो विंड होता है। ठीक है, अब विंड क्या होगा कि अगर रॉक जो है वहां का स्ट्रक्चर जो है रॉक का वो क्या है, बहुत लूज है, तो रॉक जो है उसको वेदरिंग में वो विंड बहुत हाईली क्या करने वाली, इफेक्ट करने वाली है। समझ में आया? मतलब जैसे अगर यहां पे आप कोई भी एक ये उठा लो, चलो हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है, रॉक का स्ट्रक्चर हमने हार्ड या सॉफ्ट लिया। अब रॉक मान लो हार्ड है, तो जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके ऊपर से, वाटर क्या हो गया, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस हो गया। अब वाटर जो फ्लो कर रहा है तो वाटर उतना इफेक्ट नहीं करने वाला है। लेकिन अगर वही रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, सॉफ्ट है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वहां पे आप जैसे देखोगे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस तेजी से काम करेगा। समझ में आया पॉइंट? तो यहां पे वही बताया गया है कि एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो होती है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, वो डिपेंड करती है वहां की टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक पे। और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक में ये सारी चीजें परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी। ठीक है, अगर पानी नीचे परकोलेट कर जाता है, तो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे कि अर्थ के इंटीरियर में भी अलग अलग केव्स वगैरह वो बनती है, डिपेंड करता है कि अर्थ जो सॉइल है ऊपर जो रॉक है उसकी परमिएबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट कहलाते हैं। यहां पे ये सारे पॉइंट्स बताते हैं कि हाँ जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है वो एरिया टू एरिया, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी करने वाली है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स विथ डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर ऑफर वेरिंग रेजिस्टेंस टू वेरियस जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जो रॉक होती है अलग अलग तरह का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुआ? जैसे देखो, अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी दिस चेंजेस। आप बोल रहे हो कि सर विंड ने, वाटर ने बहुत ज्यादा चेंज किया अर्थ को, तो हम क्यों नहीं देख पाते? ये जो प्रोसेस होती है प्रोसेस स्लो होती है। ऐसा नहीं कि आप रात में सोओगे सुबह सोके उठोगे तो देखोगे कि सब पूरी दुनिया बदल गई है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस ने दुनिया बदल दी, इतना जल्दी नहीं होता है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, लाखों साल लग जाते हैं, तो प्रोसेस स्लो होती है। ठीक है, तो हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन हाँ ये बात तय है क्या कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे चीजें बदलती है। जैसे अब यहां पे आप देखेंगे तो ये जो रॉक है, ये रॉक को यहां से बनी हुई थोड़ी ना आई होगी, यहां पे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस ने काम करते हुए उसको ऐसा शेप दे दिया है। ये बीच में किसी ने दरवाजा ऐसा नहीं कि यहां से क्या बोलते हैं एंट्री होगी दूल्हा दुल्हन की। यहां पे क्या है, ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो है, विंड हो गया, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, उन्होंने काम करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया और ये स्ट्रक्चर सालों में बना है। ठीक है, मशरूम रॉक्स जो होती है ना, मशरूम रॉक समझिए आपने, मशरूम रॉक जैसा अब ये इसमें बराबर एकदम नक्काशी किसी ने हाथ से नहीं डाली है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के कारण बनी है। मशरूम रॉक में क्या होता है, जैसे आप देखोगे रॉक्स कुछ रहती है डेजर्ट्स में इस तरह की, ठीक इस तरह की रॉक रहती है कि नीचे से पतली रहती है, ऊपर बड़ा सा एक पत्थर रहता है। अब किसी ने ले जाके रखा नहीं है, एक ही रॉक का पार्ट है वो, एक ही कह सकते हैं मोनोलिथिक है वो। ठीक है, एक ही रॉक से बना हो, बस नीचे क्या है, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, विंड जो चलती है अपने साथ छोटे छोटे सैंड ग्रेन्यूल्स लेके चलती है, तो वो काट दिया, पूरा पतला कर दिया नीचे से, मशरूम का शेप दे दिया उसको। ठीक है, और ये सारी चीजें लंबे समय में होती है। ठीक, अब आपको क्या समझ में आया पूरे टॉपिक से? आपको पूरे टॉपिक से ये समझ में आना चाहिए कि हाँ सर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हमें समझ में आया। एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या है? ठीक है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आप डिनडेशनल प्रोसेसेस को ध्यान रखना, क्योंकि ये आगे आप पढ़ने वाले हो। वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनके पीछे अलग अलग ड्राइविंग फोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ड्राइविंग फोर्सेज मैंने आपको बताया, जैसे ग्रेविटेशनल स्ट्रेस बताया मैंने आपको, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस बताया मैंने आपको, केमिकल चेंज के बारे में बताया। ठीक है, अब हम क्या, एक चीज आपको यह भी ध्यान रखना है और इस टॉपिक से जो आप सीखे हो कि जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, वो रीजन टू रीजन, क्लाइमेटिक रीजन टू क्लाइमेटिक रीजन, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, सारी चीजें वेरी करती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और इसी कारण से आप क्या देखते हो कि वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग स्ट्रक्चर है। अगर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस है, एक जैसा काम कर रही होती तो वर्ल्ड में स्ट्रक्चर भी सभी एक जैसे होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग तरह से काम करती है, इसलिए स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। क्लियर हुआ? बढ़िया। अब मिलेंगे अपन कब? नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं।
अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।